अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। स्टूडेंट्स, आप पिछले लेक्चर में ये तो देख चुके थे कि कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है। आप कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जवाब है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कैसे करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पार्ट्स कितने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे एक लंबी गुफ्तगू हमें करनी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पार्ट्स कितने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें कौन सी एनर्जी आखिर किन रूट्स के थ्रू कितने ज़रियों से हासिल हो सकती है, और इसका जो पहला अहम पार्ट है जिसे रिएक्टर का दिल कहते हैं, ये काम कैसे करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताख़ीर के चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर पर। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस लेक्चर में हमारा मकसद ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी हासिल की जाए उसे अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बेनिफिट्स के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है, अगर वो कंट्रोल ना की जाए तो मैं बता चुका हूँ कि पूरे का पूरा शहर तबाह हो सकता है। इसे एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम एनर्जी को कंट्रोल करके उसे चैनलाइज करना चाह रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो दिस न्यूक्लियर कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, हम इनमें जो एनर्जी हासिल करते हैं वो इंतहाई कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म के थ्रू करते हैं। हम जब चाहे एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसे कम कर सकते हैं, जब चाहें एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जब चाहें ये प्रोसेस रोक सकते हैं। यानी कि हमारा इस पूरे के पूरे प्रोसेस पे कंट्रोल होता है। अब सवाल ये है कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी हम तक आ रही है वो किस फॉर्म में है, और हम किन प्रोसेसेस के थ्रू, किन कन्वर्जन्स के थ्रू वो फाइनल एनर्जी हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक एनर्जी की फ्लो डायग्राम से ये सीखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, फिर हम उस हीट एनर्जी से फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अटेन करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमारी वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी से कन्वर्ट होती हुई फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आती है। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, हम इसी की प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क उसी सूरत पे तरक्की कर सकता है जब उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहते हैं थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन से पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेसेसरी पार्ट्स हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर के, चलें उन पर ज़रा नज़र डालें। चंद पार्ट्स मैं नाम आपके सामने लिख रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर इटसेल्फ। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है इटसेल्फ। सबसे अहम पार्ट है रिएक्टर का ये न्यूक्लियर रिएक्टर इटसेल्फ। इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स, इसमें फर्दर दो पार्ट्स हैं। वो दो पार्ट्स कौन कौन से, चलें देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट तो है कोर। कोर को हम फ्यूल रॉड भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स कैडमियम के होते हैं, आपने पढ़ा, अभी मैं बताता हूँ उनका क्या फंक्शन है। फिर डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी इस रिएक्टर चैम्बर में मौजूद होती है, इसे हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है ये भी देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये तो पहला पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो अगला हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स उसे कहते हैं हीट एक्सचेंजर। सो द सेकंड पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर रिएक्टर इज हीट एक्सचेंजर। में भी आपसे सारी चीज़ें बारी बारी डिटेल में डिस्कस करूंगा।
डोंट वरी। हीट एक्सचेंजर के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो अगला तीसरा मेजर पार्ट है दैट इज द टर्बाइंस पार्ट, जिसमें टर्बाइंस लगी हुई और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यानी टर्बाइंस के साथ फिर ज़ाहिर है फर्दर जनरेटर्स भी कनेक्टेड होंगे, तो जनरेटर भी इसी का फर्दर सब पार्ट है। और फिर उसके बाद चौथा हिस्सा हमारा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज द कंडेंसर। सो ये हैं चंद इम्पॉर्टेंट पार्ट इस न्यूक्लियर रिएक्टर के। अब समझते हैं कि बारी बारी हमें करना क्या। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सबसे पहला हिस्सा है ये हमारा रिएक्शन चैम्बर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहाँ पे फ्यूल भी पड़ा होगा और यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स भी होंगी। चलें जरा डिटेल से समझते हैं कि सब कुछ यहाँ पर कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप पर्पल कलर के रॉड्स देख रहे हैं ये बेसिकली यूरेनियम के रॉड्स हैं। जब एक न्यूट्रॉन आएगा आकर इन यूरेनियम के रॉड्स के साथ टकराएगा तो यूरेनियम में फिशन शुरू हो जाएगा। ये एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के एक न्यूक्लियस को टकरा कर उसे स्प्लिट कर देगा और उसमें से फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, वो तीनों न्यूट्रॉन्स अगर आगे फिशन करना शुरू कर दें तो फिर से ये अनकंट्रोल्ड वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जो इन तीनों में से जो 3 न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं कोई एक न्यूट्रॉन फर्दर रिएक्शन करे। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या किया, हमने इन यूरेनियम के रॉड्स के दरमियान ये आप देख रहे होंगे गोल्डन कलर के ऑरेंज कलर के कुछ रॉड्स डेप किए हुए। दीज रॉड्स आर कॉल्ड एज द कंट्रोल रॉड्स। तो चलिए फिर इन्हें यहाँ पर लेबल कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द control rods. Dear students, these control rods are normally made up of cadmium. कैडमियम आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि कैडमियम इस तरह का मटेरियल है कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब भी कर देता है और ख़ुद अनस्टेबल भी नहीं होता। तो एक न्यूट्रॉन ने जब यूरेनियम के रॉड में घुस के फिशन किया तो जो फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए होंगे उन 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन्स एटलीस्ट ये कैडमियम के कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो एक न्यूट्रॉन है वो फर्दर अगले इस यूरेनियम में दाखिल होता है, फिर फिशन करता है, फिर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। उन 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स फिर कैडमियम के कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक न्यूट्रॉन को आगे जाने देते हैं, वो फिर फिशन करता है और ये साइकिल चलता रहता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये कंट्रोल रॉड्स इन पैदा होने वाले न्यूट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि एनर्जी बहुत विगरसली वायलेंटली बढ़ ना जाए और चैम्बर तबाह ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल रॉड का फंक्शन तो आपने देखा कि कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना है। स्टूडेंट्स, साथ ही मैंने कहा कि इस पूरे चैम्बर में हमने प्रेशराइज्ड वाटर को फिल किया हुआ। सो ये प्रेशराइज्ड वाटर का क्या फ़ायदा है यहाँ पर और ये प्रेशराइज्ड वाटर आखिर कौन सा है? डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक वाटर फिल किया हुआ हाई प्रेशर पे एंड दैट वाटर इज हैवी वाटर। हैवी वाटर D2O कहलाता है और D2O से मुराद ये है कि ये सेकंड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन से बनता है। ड्यूट्रियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये हैवी वाटर बनता है। इसका फ़ायदा क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये ड्यूट्रियम से मिलकर बनने वाला हैवी वाटर नॉर्मल वाटर से ज़रा हैवी होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने की सलाहियत रखता है। आपको मैंने बताया था कि यूरेनियम 235 का अगर हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो यूरेनियम 235 के फ्यूल को फिशनेबल बनाने के लिए, उससे फिशन करने के लिए हम स्लो न्यूट्रॉन्स का इंतखाब करते हैं क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन तो यूरेनियम 235 में से पास कर जाएगा। हमें वो न्यूट्रॉन चाहिए जो यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस के अंदर जाए, उसे यूरेनियम 236 बनाए और फिर वो यूरेनियम का न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम न्यूट्रॉन चाह रहे हैं वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है,
लेकिन जो न्यूट्रॉन फिशन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं वो फास्ट मूविंग है। तो हमने इस पूरे के पूरे चैम्बर में हैवी वाटर को फिल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हैवी वाटर है ये क्या करेगा, उस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो कर देगा। ये वाटर न्यूट्रॉन को स्लो करने की सलाहियत रखता है। ये बात मैंने आपको बताई थी जब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि ये न्यूट्रॉन्स वाटर और प्लास्टिक से स्लो हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही हैवी वाटर उन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करके उन्हें उन एनर्जीज पे ले आएगा जिससे वो फर्दर फिशन कर सकें। तो अब दोनों बातों को मिला के अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला न्यूट्रॉन आया था उसने यूरेनियम से टकरा कर फिशन किया, 3 न्यूट्रॉन्स पैदा हुए। कंट्रोल रॉड्स ने उन 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया। एक न्यूट्रॉन जो बचा वो हायर एनर्जी पर था, हायर काइनेटिक एनर्जी पर था, उसे स्लो करने के लिए हमने हैवी वाटर फिल किया हुआ। अब ये हैवी वाटर उस हाई फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस हैवी वाटर का नाम है मॉडरेटर। इसीलिए इसे मॉडरेटर कहते हैं क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को मॉडरेट कर रहा है, उनकी एनर्जी को कम कर रहा है ताकि वो फर्दर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कैरी कर सकें। क्या इसका सिर्फ काम न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करना है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और बड़ा अहम फंक्शन है। इसका दूसरा अहम फंक्शन ये है कि इस सारे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप जानते हैं कि एक फिशन इवेंट में तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो सारे फिशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी इसी प्रेशराइज्ड वाटर में रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वाटर है सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर समा लेगा। यानी यूं कह लीजिए कि ये एक ऐसा मीडियम बन जाएगा जो बहुत ज़्यादा हॉट है, यानी कि ये सारी की सारी थर्मल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दूसरा फंक्शन है कि जो रिएक्शन के नतीजे में पैदा होने वाली थर्मल एनर्जी उसे भी अपने अंदर स्टोर कर ले। और आप जानते हैं कि गर्म होते होते इस प्रेशराइज्ड वाटर का टेम्परेचर तकरीबन 300 से 500 डिग्री तक चला जाता है। यस, लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि 300 से 500 डिग्री पर ये बॉयल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वाटर है, नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, इसका 101 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ये फिर भी बॉयल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर पर है। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जो भी आपने सुनी है, एक स्टेप बाय स्टेप ज़रा चलते हैं, इन बातों को ज़रा लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें समझ में आ जाएं। पॉइंट्स बना लेते हैं। बेहतरीन पॉइंट्स तो हमारी बुक में मौजूद है, लेकिन हम जो भी समझे हैं अपने अल्फाज में लिख कर फिर अपने लिहाज से कुछ पॉइंट्स, आसान पॉइंट्स बना लेते हैं। बारी बारी सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर बारी बारी पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद जोड़कर पूरे के पूरे रिएक्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमने की डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे न्यूक्लियर का जो रिएक्शन चैम्बर है उसमें क्या चल रहा है, चलें देखते हैं। हमने जो बातें अभी समझी उन्हें लिखते हैं। हमने कहा कि हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स। तो चलें लिख लेते हैं, यूरेनियम U23592 is used as a fuel for the reactor। ये जो यूरेनियम 235 है ये रिएक्टर के फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। किस फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स? इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड्स। सिलेंड्रिकल रॉड्स की फॉर्म में यूरेनियम 235 को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट सवाल, यूरेनियम 235 की कितनी मिकदार होनी चाहिए? ये स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं इन नेचर यूरेनियम 235 कितनी मिकदार में पाया जाता है? डियर स्टूडेंट्स, इन नेचर यूरेनियम
239, ये पाया जाता है 99%, इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। और यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% अवेलेबल है। यानी कि यूँ मान लीजिए अगर कहीं से यूरेनियम के रिजर्व्स मिलें तो उन रिजर्व में जो यूरेनियम 235 की फिशनेबल यूरेनियम की तादाद होगी वो सिर्फ 0.7% होगी। तो आप जानते हैं कि 0.7% तो बहुत कम है। अगर ये क्रिटिकल मास से कम हुआ तो हमारा रिएक्शन नहीं अपने आप को कंटिन्यू कर पाएगा। तो अब हमें यूरेनियम 235 की तादाद 0.7% से ज़्यादा चाहिए, इसकी मिकदार हमें ज़्यादा चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी मिकदार को कैसे बढ़ाया जाए। हम यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूरेनियम की एनरिचमेंट वो पहला क्रिटिकल मुश्किल प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे मास स्पेक्ट्रोमीटर्स को इस्तेमाल करते हुए आइसोटॉप्स को सेपरेट करते हैं। आपने पढ़ लिया है, आइसोटॉप्स की सेपरेशन के लिए स्पेक्ट्रोग्राफी की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसे स्पेक्ट्रोमीटर्स के थ्रू किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यूरेनियम 235 के आइसोटॉप्स को सेपरेट करके इकट्ठा बढ़ाते चले जाएंगे, एनरिच करते चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अप टू 2 to 4% एनरिचमेंट रिक्वायर्ड है इसे फ्यूल रॉड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स हैं दे आर एनरिच्ड अप टू, सो इनकी एनरिचमेंट की जाती है, दे आर एनरिच्ड up to 2 to 4% with uranium 235। अब डियर स्टूडेंट्स, एनरिचमेंट तो कर ली। एनरिचमेंट चूँकि मुश्किल प्रोसेस भी है और ख़तरनाक प्रोसेस भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात फ्यूल चेंज भी कर लेते हैं। हमारे पास अब आज के मॉडर्न डेज में कुछ और फ्यूल्स की भी गुंजाइश बाकी है। हम डियर स्टूडेंट्स प्लूटोनियम भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्लूटोनियम भी यूज़ हो सकता है और प्लूटोनियम के अलावा यूरेनियम 233 भी इस्तेमाल किया जाता है। सो वी कैन यूज़ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम 233 एज वेल। लेकिन ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इनके लिए एक स्पेशल रिएक्टर की टाइप है जहाँ पे आप इन फ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमारे फ्यूल्स की बात तो क्लियर होगी कि हम कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर डियर स्टूडेंट्स एक न्यूट्रॉन आएगा, द न्यूट्रॉन विल hit the uranium nucleus and will produce the fission reaction. That fission reaction will produce 3 neutrons. We do not need 3 neutrons, we just need 1 neutron to carry on, to maintain the nuclear fission reaction. So in order to just obtain 1 neutron, हमें चाहिए कि वो जो 2 न्यूट्रॉन्स हैं जो साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें एब्जॉर्ब करवा दिया जाए। एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैडमियम यूज़ करते हैं, कंट्रोल रॉड्स यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, कैडमियम रॉड्स, यानी कि ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं कैडमियम की बनी हुई है। कैडमियम CD इज अ सिंबल ऑफ कैडमियम। सो कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड टू control the number of neutrons during the fission process by absorbing excess न्यूट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ड्यूरिंग द फिशिंग प्रोसेस बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस न्यूट्रॉन्स। जो ज़्यादा तादाद में न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल रखेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंट्रोल रखने से हमारा रिएक्शन वायलेंट नहीं होगा। और जो तीसरी चीज़ थी जिसे हमने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर कहा था, हम कह रहे थे कि इसे फिल किया हुआ है, इसे मॉडरेटर कहते हैं। सो जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ द मॉडरेटर।
सो मॉडरेटर का क्या यूज है? Dear students, what is the use of moderator? Moderator is pressurized D2O, pressurized heavy water. तो ये प्रेशराइज D2 प्रेशराइज हैवी वाटर क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? दो काम करेगा। इसका पहला फंक्शन है, इट विल स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन टू कैरी आउट फिशन रिएक्शन। चलें लिखते हैं, स्लो डाउन फास्ट neutron to carry fission reaction। एक फंक्शन तो ये है डियर स्टूडेंट्स, और इसका दूसरा फंक्शन ये है टू कैरी द हीट एनर्जी विद इट, टू कैरी द थर्मल एनर्जी। सो दूसरा फंक्शन है टू कैरी द थर्मल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसके दो अहम फंक्शन है। पहला तो है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना ताकि वो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड लेके चल सके, एंड टू कैरी द थर्मल एनर्जी, जो इस रिएक्शन के नतीजे में थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है पर फिशन, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो भी इसी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में रहेगी डियर स्टूडेंट्स, जिससे इस हमारे सारे के सारे कोर का जो टेम्परेचर है दैट इज रेज अप टू 300 टू ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस हाई टेम्परेचर के ऊपर भी हमारा जो हैवी वाटर है वो इसलिए बॉयल नहीं होता बिकॉज इट इज़ एट वेरी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर चीज़ें बॉयल ही करती हैं, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाते हैं उतना ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। बिकॉज आपने पढ़ा हुआ बॉइलिंग इज दैट पॉइंट एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा वेपर प्रेशर को उतना ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आने के लिए। लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट इसका इस 300 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान भी अचीव नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स ये तो अभी पहले हिस्से की बात की है, और उम्मीद करता हूँ कि इस डिटेल से हमने बात की है कि आपका कोई सवाल बाकी नहीं रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि हर चीज़ आपको इसमें क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स इस पहले हिस्से को अच्छे से किताब से भी पढ़ लें और अपने तमाम डाउट्स क्लियर कर लें। अब अगली बार मिलेंगे बाकी कंपोनेंट्स की डिस्कशन के साथ। हमें न्यूक्लियर एनर्जी से पहुंचना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक। अभी न्यूक्लियर एनर्जी का सफ़र हमने मुकम्मल किया, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक पहुंचना है। तो डियर स्टूडेंट्स अपने बाकी के सफ़र को लेके चलेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।